प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में एक बार पुनः स्वागत है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के समक्ष व्याकरण संबंधी कुछ जानकारियाँ लेके उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी भाषा को ठीक ठीक समझने के लिए उस भाषा का व्याकरण जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए आचार्य पाणिनि ने एक श्लोक के माध्यम से कहा है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत शकलः शकलः सकृत सकृत। अर्थात एक पिता अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहा है कि हे पुत्र, यद्यपि जीवन में बहुत ज़्यादा पढ़ने का अवसर न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु व्याकरण का ज्ञान जरूर प्राप्त करना, क्योंकि व्याकरण के अभाव में तमाम अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जैसे इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया है कि केवल एक वर्ण की अशुद्धि से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इन्होंने कहा स्वजनः स्वजनो माभूत, कह रहे हे पुत्र, अगर व्याकरण का अभाव रहेगा तो स्वजन स्वजन हो जाएगा। अर्थात तुम बुलाना चाह रहे हो सगे संबंधी को और कहीं दंत स की जगह पर तालव्य श बोल दिए तो कुत्ता आ जाएगा। अर्थात बुला रहे हो अपने रिश्तेदार को और आ गया कुत्ता। इसी प्रकार से सकलः, अगर आप दंत स बोल रहे हैं तो सकल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी आपको चाहिए पूरा, और गलती से कहीं आप तालव्य श बोल दिए तो शकल माने खंड या टुकड़ा हो जाएगा। अर्थात आप चाहते तो पूरा है लेकिन मिल गया आपको आधा या थोड़ा सा। इसी प्रकार सकृत, सकृत माने एक बार, और यही अगर हम दंत की जगह तालव्य श कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल या विष्ठा। यहाँ पर बच्चों हम संधि के प्रकरण में पढ़ाएंगे आपको कि त का च बन गया और श का छ बन गया है। ठीक है। अब देखिए, व्याकरण की परिभाषा बहुत ही आसान सी है कि किसी शब्द को हम टुकड़े टुकड़े करके, अर्थात उसका बिल्कुल छोटा छोटा स्वरूप करके जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम आते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अक्षर अर्थात जिसका कभी भी विनाश न हो, क्षर माने विनाश, जिसका कभी भी विनाश न हो उसे हम बोलते हैं अक्षर। अब देखिए, आचार्यों ने वर्ण के दो भेद किए हैं। नंबर 1 है स्वर वर्ण, नंबर 2 है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनके क्या मूल अर्थ हैं, क्या तात्पर्य है इनके। तो आसान सा है हमारा, स्वर को हम अच भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में आपके, जब हम आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ाएंगे। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंतर्गत हम अच वर्णों को शामिल करते हैं। अच यानी स्वर, स्वर का एक दूसरा नाम भी अच है। अच क्यों कहा गया है, इसको हम माहेश्वर सूत्र के साथ जब प्रत्याहार बनाएंगे तो वहाँ बताएंगे। फिर भी यहाँ आप समझ लीजिए, अच में अ ई उ री री ए ओ ऐ औ तक के वर्ण आते हैं। अब इन्हीं के दीर्घ वर्ण करके हम आ ई उ री ऐसे करके 13 स्वर वर्णों को पढ़ते हैं। अगला हमारा आता है बच्चों व्यंजन वर्ण। यहाँ आपको ध्यान रखना है, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र न होकर के किसी न किसी स्वर की सहायता से होता है। यानी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कोई न कोई स्वर जरूर रहेगा। यदि हम उसको स्वतंत्र रूप से व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना चाहेंगे तो वह हम उच्चारित नहीं कर पाएंगे, उसको बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए शुद्ध व्यंजन लिखने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगा लेते हैं, और जो हलंत वर्ण होते हैं उनका उच्चारण नहीं हो पाता है, उनका उच्चारण करना बहुत कठिन है, या ये कहिए कि असंभव है, क्योंकि स्वर मूल होते हैं किसी भी शब्द के। अब हम देखते हैं, यहाँ अक्सर आप लोग गड़बड़ करते हैं कि जब हम संधियाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ वर्गों के वर्ण बताते हैं कि क वर्ग का चौथा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण,
या इसी प्रकार से जो हमारे 5 वर्ग बनाए गए हैं, इन 5 वर्गों के अलग अलग वर्णों का डिटेल हम वहाँ देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण हमारे सम्मिलित हो गए। संस्कृत में से कु बोलते हैं। जब हम सूत्र पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ बताएंगे कु क्यों बोलते हैं। जब हम अकुश विसर्जन नाम कंठ बताएंगे तो वहाँ कु का मतलब क वर्ग से है। अब देखिए आगे देखते हैं च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, इन्हें बोलेंगे चू। अगला है हमारा है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, इन्हें बोलेंगे टू। इनका उच्चारण हम आगे बताएंगे आपको कैसे उपयोग करना है। अगला हमारा आता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये है तू। अगला हमारा है प वर्ग। प वर्ग में क्या होता है प, फ, ब, भ, म, ये हमारे 5 हो गए। अब बच्चों यहाँ देखते हैं। अब हम अगली कड़ी में आएंगे। ये तो हमारे हो गए 5 वर्ग। क्या हो गए ये 5 वर्ग। इन वर्गों को ध्यान रखना है। हम वर्णों के उच्चारण स्थान करते समय भी इसका उल्लेख करेंगे और संधियों में तो अक्सर ये प्रयोग में आते हैं, इसलिए आपको अभी से ध्यान रखना है और वर्णों को कंठस्थ करिए। पंचम वर्णों का विशेष है। अब इसको उच्चारण करने में आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा अंग है, कौन सा य है, ण, न, म। इनका ध्यान जरूर रखना है कि किस वर्ग का ये पंचम वर्ण है। तो ये 5 वर्ग हमारे हो गए। हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, यानी 5 × 5 बराबर 25। अब देखिए हम आगे देखते हैं अंतहस्थ। अंतहस्थ यानी ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण हैं। इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इनकी संख्या होती है 4। यर लव, इसका सूत्र होता है यर लवा नाम अंतस्थ। अगला हमारा आता है ऊष्म ध्वनियाँ। ऊष्म किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमको अधिक जोर से सांस बाहर फेंकनी पड़ती है, तो इन्हें हम ऊष्म भी बोलते हैं। इनकी संख्या है 4। श, श, स, ह, यानी तीनों श हमारे तीनों स। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्णों के उच्चारण स्थान में हम इसको फिर से पढ़ाएंगे। श इसे बोलेंगे तालव्य श, इसे बोलेंगे मूर्धन्य श, इसे बोलेंगे दंत्य श। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी मिले हुए। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक व्यंजनों का मेल है। तो यहाँ हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन में नंबर 1 हमारा है छ। छ में क्या क्या है? क और श। हिंदी टाइपिंग में अक्सर आप लोग गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता है इन वर्णों को, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों का मूल रूप यही है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह कंठस्थ करेंगे तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका लाभ मिलेगा और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में तो जरूर लाभ मिलेगा। तो क और श ये हो गया छ। त और र मिलकर क्या बन जाता है? त्र। ज और य, ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ज और य मिलकर क्या बन जाएगा? ज, ज्ञानी। हम इसलिए ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान। ज और य है ना, इसलिए ज्ञान। आप देखते हैं जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं या जो संस्कृत के विद्वान हैं, वो इसका उच्चारण करते समय जय बोलते हैं, ज्ञान या ज्ञानी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है और इसको समझने का प्रयत्न करना है। अब हमारा अगला वर्ण आता है अनुस्वार। देखिए हम हिंदी में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ध्यान रखिए, वहाँ पर इसको हम स्वर में सम्मिलित करते हैं, जबकि ये स्वर नहीं है। क्यों स्वर नहीं है, हम इसको बताते हैं। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वे तो स्वर होते हैं, परंतु अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन व्यंजनों को किसी न किसी स्वर की सहायता से बोलते हैं, अर्थात किसी न किसी स्वर के साथ इसको जोड़ करके हम देखते हैं, इसलिए ये व्यंजन वर्ण में सम्मिलित होंगे, स्वर वर्ण में नहीं होंगे। तो पहला हमारा है अनुस्वार। अनुस्वार को हम ऊपर एक बिंदी के रूप में लिखते हैं, अर्थात कोई वर्ण लिखेंगे उसके ऊपर एक बिंदी लिख देंगे, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। इसका होता है, संस्कृत में सूत्र होता है मु अनुस्वार। इसको हम संधि पढ़ाते हैं समय बताएंगे, संधि के प्रकरण में इसकी चर्चा करेंगे। अगला हमारा आता है अनुनासिक। प्रिय बच्चों,
हर वर्ग, जो हर वर्ग, ये सभी वर्ग हमारे हैं, 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों का अंतिम वर्ण अर्थात पंचम वर्ण हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये अनुनासिक वर्ण हमारे, अनुनासिक ध्वनियाँ हैं, अर्थात इनके उच्चारण में नासिका का योगदान होता है। इनका उच्चारण करते समय हमारी नासिका अबाध गति से निकलने वाली वायु को प्रभावित करती है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान हो गया नासिक, नासिका। और ये ध्वनियाँ क्या बोली जाएंगी? नासिक की ध्वनियाँ। अब हमारा अगला वर्ण आता है विसर्ग। प्रिय छात्रों, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि ह होती है तो उस ह को प्रकट करने के लिए, उस ह को व्यक्त करने के लिए हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। और विसर्ग में क्या करते हैं? 2 बिंदु, वर्ण के लास्ट में 2 बिंदु रख देते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिखना हो हमको अतः, अब हम अतः लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अ और त के साइड में हम 2 बिंदु लगा देंगे। कहने में तो ह का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ह न लिख करके हम 2 बिंदु लिख देते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में विसर्ग का खूब प्रयोग होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत ध्वनियों में विसर्ग का बहुत योगदान है। और विसर्ग क्या होता है? अर्ध ह, यानी ह जैसे ही है, लेकिन वहाँ ह न लिख करके उसकी जगह पर हम विसर्ग लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। वह प्रकरण होगा आपका माहेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार। तो आज के वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह आप कंठस्थ कर लीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो जो आपके सम्मुख आए उसको समझने में आपको सहायता मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया, इन समग्र सामग्री का आज तो हमने जो बताया आपके सामने है। इसके पहले हम जो पढ़ा चुके हैं साहित्य से संबंधित चीज़ें और व्याकरण संबंधी चीज़ें, उन सब चीज़ों का वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें आपके परीक्षोपयोगी अन्य अनेक सामग्रियां प्रसारित की जाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।